आर्टिकल 22 अपने आप में बहुत अलग आर्टिकल है। गिरफ्तारी और इसका जो पूरा नाम है वो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध का मतलब डिटेंशन से संरक्षण। संरक्षण पहले हमको दोनों कंडीशंस को समझने हैं, फिर आएंगे कि क्या एग्जैक्टली चीज है, क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं अरेस्ट। तो देखो, जब बात होती है अरेस्ट की कि पुलिस आखिर किसी को क्यों गिरफ्तार करती है, तो जब अरेस्ट होती है, गिरफ्तारी होती है, ऐसे हाथ में हथकड़ियां वगैरह लगाई जाती है, अरेस्ट, हैंडकफ, इंडिया। तो जब कोई अपराध करता है, ठीक है, मान लो किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, सामान छीन लिया, तब अगर गिरफ्तारी होती है तो इसको कहते हैं प्यूनिटिव अरेस्ट या अपराध के बाद की गिरफ्तारी। दोनों ले लेते हैं, अपराध के बाद की गिरफ्तारी। जैसे मान लो एक इसका केस ले लेते हैं, तब सही से ये समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको पिक्चोरियस लेके चलेंगे। अपराध के बाद की गिरफ्तारी, अपराध के बाद की गिरफ्तारी, ये अपराध के बाद की है। अगेन एक और केस ले लेते हैं, यहां पे इनका केस ले लो या इनका भी ले लेते हैं। चलो, अब हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे कि आखिर किस तरह की गिरफ्तारियां हमारे संविधान में हुई हैं और क्या हमारा संविधान इन अरेस्ट को देखता है, कैसे समझता है। तो जब हम कहते हैं कि किसी ने क्राइम कमिट कर लिए, दो चीजें हैं जो इसको समझना है। पहला है कंडीशन, इसको समझने के लिए जाना है अपराध पे। अपराध, तो अपराध की क्या परिभाषा है, तो समाज और राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाली कोई भी कार्यवाही, समाज, राष्ट्र या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली कोई भी कार्यवाही अपराध मानी जाती है। मोटा मोटे तौर पे कहें कि चाहे वो समाज हो या फिर राष्ट्र हो, देश हो या फिर व्यक्ति हो या फिर संपत्ति हो, इनमें से किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना या हानि पहुंचाना एक तरह से अपराध है। चाहे किसी को बिना मतलब में मारे पीटे, तो ये अपराध की एक मोटा मोटा समझ हम लोग समझ सकते हैं। तो जब अपराध करते हैं तो किसी ना किसी को नुकसान होता है और उसको बचाने के लिए क्या काम करता है कानून, लॉ। तो देखो, होता यह है कि जब किसी अपराध के द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, कानून का उल्लंघन होता है, तो वहां पर कानून का उल्लंघन मतलब वायलेशन ऑफ द लॉ होता है। तो जब वायलेशन ऑफ लॉ होगा, उस कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि वायलेशन हो चुका है या वायलेशन होने वाला है। तो अगर अपराध हो चुका है, वायलेशन हो चुका है, कानून का उल्लंघन पहली स्थिति में लेते हैं हो चुका है, मतलब समाज, राष्ट्र या फिर देश के विरुद्ध आपने ऐसे कोई काम किए जिससे हानि हो चुकी है, मतलब क्राइम ऑलरेडी कमिटेड। तो जब क्राइम कमिटेड है मतलब अपराध हो चुका है, उस कंडीशन में जब पुलिस किसी को उठाती है तो इसको कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, डिटेंशन मतलब अपराध के बाद की गिरफ्तारी। इसका हिंदी हुआ अपराध के बाद की गिरफ्तारी। अपराध के बाद गिरफ्तारी, बाद। तो जब अपराध कर दिया, मान लो किसी का खून कर दिया, किसी को अंग भंग कर दिया, या मान लो ये पॉकेटमार था, पैसा लेके भाग रहा था, पुलिस इसको पकड़ लिया,
ऐसे घसीट के ले जा रही है, तो इसने अपराध किया हुआ है और अब इसकी गिरफ्तारी होगी और आगे सजा, फैसला, जुर्माना सुनाया जाएगा, जो भी हो। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है कि मान लो ये महिला है, लेडी है, ये रोड पे सो गई है और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है और ये कह रही है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पे रोड पे कूद के जान दे देंगे या आपके गाड़ी के आगे जान दे देंगे, या फिर और भी कुछ तमाशा, मतलब चीजें चल रही है, मांग चल रही है। तो अगर इससे व्यवस्था में व्यवधान पड़ने की समस्या है या कोई घटना, अप्रिय घटना, या कोई, मान लो इसी को ले लेते हैं कि इसके घर से हमको मिला है AK-47, AK-47 एक गन मिला है, AK-47। तो अगर इन लोगों के घर से AK-47 मिला तो ये लोग, इतना तो तय है कि ये लोग दिवाली के लिए तो AK-47 नहीं खरीद रहे हैं। AK-47 आखिर एक लीथल वेपन है, प्राण घातक हथियार है। अगर एक बार गलती से भी ये टच हो जाएगा तो कम से कम 47 लोग तो इससे मर ही जाएंगे ना, 47 लोग की मृत्यु तो हो ही जाएगी। और इसको जरूरत क्या है AK-47 रखने की? तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी अनवांटेड चीज की, अनावश्यक चीज की प्राप्ति किसी के घर से होती है तो यहां पर संभावना है कि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर कोई अपराध करने की योजना बना रहा था, कोई आगामी अपराध को ये सोच रहा था। तो जब भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो इसी को कहा जाता है निरोध या डिटेंशन। डिटेंशन या निरोध। आ रहा है, दोनों क्लियर हो रहे हैं। गिरफ्तारी जब होगी, अरेस्ट तब होगा जब अपराध कर लिया है, और निरोध या फिर डिटेंशन तब होगा जब गिरफ्तारी होने जा रही है किसी संभावित अपराध के लिए, किसी भविष्य के अपराध के लिए। ये दोनों बड़ा अंतर है, दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। बस पहले बेसिक समझो, फिर इसके डिटेल को करेंगे कि अपराध उल्लंघन है कानून का, समाज का, या फिर व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है। अपराध या तो हो चुका है या होगा। अगर हो चुका है तो फिर कानून के अनुसार सजा मिलेगी और ऐसी गिरफ्तारी को अरेस्ट कहते हैं। भविष्य में अगर कोई गिरफ्तारी होगी भविष्य के अपराध के लिए तो उसको कहते हैं डिटेंशन। अभी अपराध नहीं हुआ है लेकिन संभावना है कि अपराध कर देगा ये, क्योंकि इसके घर से AK-47 मिला है और उसको लेके ये दिवाली नहीं मनाएगा। इतना क्लियर है? तो इसको कहते हैं डिटेंशन। इसको कहते हैं डिटेंशन। और कौन सा डिटेंशन? तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। इसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दोनों है अंतर, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन। समझो दोनों के अंतर को। अगर क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा आगे अब बढ़े। अगर क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़े। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन। तो हमारा जो संविधान है, देखो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग ही हमारे प्रोविजंस हैं। हम कहते हैं कि चाहे अपराध कानून के सामने हुआ हो, लाखों लोगों के सामने हुआ, 1000 लोगों के सामने हुआ, नहीं मानेंगे। वो अपराधी तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक न्यायालय में ये सिद्ध ना हो जाए। तो अजीब से कानून को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जब गिरफ्तारी कानून के आधार पर भी होगी, जैसे मान लो कि गिरफ्तारी हो गई है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अजमल कसाब, याद होगा अजमल कसाब। तो ये जो अजमल कसाब था, इस कसाई को सबने देखा था कि इसने गोली मारी, इनोसेंट लोगों को मास किलिंग करता है ये। फिर भी इसके ऊपर जो था वो पूरा न्यायिक कार्रवाई हुई है, मुकदमा हुआ है, इसको पूरा वकील सब दिए हैं और तब जाके इसको फांसी पे चढ़ाए हैं। तो अजमल कसाब जो पूरा जो स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन था हमारा, वहां पर सजा के बाद मिली। तो हमारा कानून कुछ अलग तरह का है। यहाँ योगी जी वाला कानून नहीं चलता है। आतंकवादियों को भी अपराध के बाद भी जब गिरफ्तार होती है तो अधिकार मिला है। तो अब क्या करेंगे? ऐसा कानून है तो पढ़ना ही पड़ेगा, संविधान में है।
देखो, पहले ऐसे खैर कांड कम आए हैं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। पहले जमाने में ये होता था कि जब अंग्रेज किसी को अपराध के बाद भी गिरफ्तार करता था तो बहुत मारते थे, हाथ पैर काट देते थे और छोड़ देते थे, या फिर कुछ उसका अलग ही इलाज करते थे, जैसे सावरकर वगैरह के साथ हुआ। तो अब हमारा संविधान कहता है कि भविष्य में राज्य, मतलब भारत, जो भारत देश है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनोसेंट है, जो एक तरह से कहो तो मासूम है, उसको गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं करे, और अधिकारों के दायरे में एक ऐसा अधिकार रखा गया जो मनमानी गिरफ्तारी से इसको बचा लेता है, मनमानी गिरफ्तारी से बचा लेता है। तो हालांकि ये तो अलग ही केस है, बट अगर किसी को पुलिस ने उठाया कि भाई तुमने क्राइम किया है, तो हमारा संविधान प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब अपराध के बाद, अपराध के बाद गिरफ्तारी, अपराध के बाद गिरफ्तारी के संदर्भ में व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है मनमानी, मनमाने गिरफ्तारी से बचाने के लिए, मनमाने गिरफ्तारी से बचाने के लिए व्यक्ति को कुछ अधिकार हमारा संविधान देता है। मनमानी गिरफ्तारी से रक्षा के लिए संविधान कुछ अधिकार देता है व्यक्ति को, व्यक्ति को अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है ये समझते हैं। पहला, सबसे पहला अधिकार देता है राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्म टू बी द रीजन, इन्फॉर्म टू बी द रीजन ऑफ द अरेस्ट, मतलब कि जो अरेस्ट, गिरफ्तारी है, उसके कारण बताए जाएंगे कि भैया तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का कारण, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म। तो उसको बताया जाएगा कि देखो तुमने जो है सभी लोगों को मार दिया है, तुमने जो है रोड पर कार चला दिया है, तुमने जो है ये क्राइम कमिट किया है, तो अब तुमको गिरफ्तार किया गया है। पहला चीज तो यही होगी कि कारणों को बताया जाएगा। दूसरा, दूसरा मनपसंद, मनपसंद, ऐसा नहीं कि कोई भी, मनपसंद लॉयर, जिसको हिंदी में कहते हैं विधिवेत्ता, रखने का अधिकार या सलाह लेने का अधिकार, रखने या सलाह लेने का अधिकार। ऐसे किसी भी लॉयर को, राम जेठमलानी हो या फिर कोई और, उनको ये बुलाएगा और कहेगा हमारे लिए केस लड़िए, तो वो ऐसा अधिकार संविधान ही देता है। इसका वकील कौन था? तो इसके वकील में, हालांकि इसका वकील तो किसी ने लेने से मना कर दिया था, कोई इसका वकील आ ही नहीं पाया क्योंकि करियर खराब हो जाता, फिर वकील को कौन पूछता, आतंकवादी का वकील कोई थोड़े बनता है। तो इसका वकील कोई नहीं था वैसे, एक कोई थे, तो वकील इसका कुल मिला के ऐसे ही सोचों में गया है। कुल मिलाकर मनपसंद विधिवत्ता रखेगा, और उसके बाद क्या होगा, तो 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर निकटवर्ती मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार, होने का अधिकार। तो इसको निकटवर्ती मजिस्ट्रेट तक जो है ले जाया जाएगा। अब ले जाया जाएगा, उसमें है बड़ा समस्या कि ले जाया जाएगा तो वो दिन कौन सा होगा, दूरी कौन सी होगी, इस पर भी निर्भर करेगा। तो ये अगर अपराध कर भी लेंगे तो इनको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे कि भैया देखो तुमने जो है इस बंदूक से सबको मार दिया,
इसके बाद भी घबराओ नहीं, तुमको विधिवेत्ता मिलेगा, ठीक है। और जनता जो है वैसे ही परेशान रहेगी, और 24 घंटे के बाद जो है निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए। तो संविधान अपराध करने वाले को बहुत ज्यादा संरक्षण देता है। मनमानी गिरफ्तारी के नाम पर जो अपराधी हैं वो वकीलों का ऐसा पूरा एक खड़ा करते हैं लाइन, जिससे उनका तारीख पे तारीख बनता रहता है, बहुत सारे लोगों को सजा भी नहीं मिली। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। इस पूरी चीज में मान लो कि ऐसा करते हैं कि इंडिया में जो अपराध करा है उसने कहीं राजस्थान के जैसलमेर में करा है, मरुस्थल है, और यहां से उसको जो बगल का मजिस्ट्रेट है वो जयपुर में है। तो जयपुर में लाने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाता है। अब मान लो बहुत दूर से आ रहा है, टायर पंक्चर हो गया, तो वो सब रास्ते की बात है, वो सब काउंट नहीं होगा। तो इसमें 24 घंटे में रास्ते का समय शामिल नहीं है, हवाई जहाज से नहीं ले जाएंगे, समय शामिल नहीं है। और दूसरी चीज कि रास्ते में अगर गाड़ी वगैरह पलट गई तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होगी, वो पलट सकती है किसी कारण से, गाड़ी पलट सकती है। अच्छा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, एक आते हैं एग्जाम्पल कि ऐसे ही एक अपराधी था उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था राजीव दुबे, ठीक है, राजीव दुबे डेथ कार। तो ये नहीं है, एक कार डेथ इश्यू, पुणे का आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है इसमें एग्जैक्ट पिक्चर। एक बहुत बड़ा, हाँ ये राजीव दुबे, यही है शायद, कंट्रोवर्शियल डेथ, विकास दुबे, राजीव दुबे नहीं, विकास दुबे। ये जो अपराधी है विकास दुबे, फोटो दिख रहा होगा इसका, विकास दुबे ये नाम था इनका। और ये जो आदमी था इसको पुलिस ने अपराध के बाद गिरफ्तार किया, इसने कई सारे पुलिस वालों को मार दिया था। तो मार दिया था, उसके बाद इसके पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। विकास दुबे गिरफ्तारी के कारण इसको बता ही रहे हैं साथ में, उसके बाद इसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे थे और विधिवेत्ता भी दे ही देते बाद में। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, तो रास्ते में गाड़ी जो थी वो पुलिस वाली गाड़ी पलट गई और ये मर जाते हैं। तो ये सब चीजों का प्रोटेक्शन नहीं है, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रक आ गया, ट्रेन आ गया, तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कुल मिला के 3 प्रोटेक्शन हमारा गिरफ्तारी के बाद है, गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, दूसरा विधिवेत्ता को दिया जाएगा, और तीसरा 24 घंटे के भीतर अगर पहुंच पाए तो मजिस्ट्रेट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो सामान्य परिस्थितियों में ये सब होता है, असामान्य परिस्थितियों में असामान्य कार्यवाही भी दिखाई पड़ती है कई बार। तो इस तरह से मनमानी गिरफ्तारी पर 3 अधिकार मिलते हैं, ठीक है, 3 अधिकार हैं। अब 3 अधिकार हैं, अब आते हैं हम लोग आगे, दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये तो था प्यूनिटिव डिटेंशन, अब चलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब इसका हिंदी हुआ निवारक निरोध, निवारक निरोध। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोविजंस लिखा हुआ है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि इसके समर्थक कहते हैं कि नहीं भाई बहुत जरूरी है, इसके बिना तो पूरा देश चल ही नहीं पाएगा। आते हैं समझते हैं क्या क्या है इसके फीचर्स।
तो देखो पहले फीचर समझते हैं। निवारक निरोध शंका, शंका मतलब अपराध की आशंका, अपराध की आशंका, अपराध की आशंका मतलब सस्पिशन, अपराध की आशंका या संभावना को देखते हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी मतलब अपराध घटित नहीं हुआ है, यह भविष्य में होने वाले अपराध को रोकता है, अपराध को रोकने का संवैधानिक उपाय है, संवैधानिक उपाय है। तो भविष्य के किसी अपराध को अगर रोकना है तो वहां पर निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज होगा। प्रावधान कहां मिलता है? तो अनुच्छेद 22 के 2 से लेके लगभग 7 तक में इसके पूरे प्रावधान दिखाई पड़ते हैं। डिटेल प्रावधान है इसका, तो पूरे प्रावधान इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब आओ कि ये जो प्रावधान है वो किस तरह से काम करता है और क्या यहां भी कोई अधिकार है। तो ये कहता है कि निवारक निरोध एक ऐसा प्रावधान है जो प्रावधान खुद से लागू नहीं होगा, बल्कि ये जो हमारे केंद्र और राज्य सरकारें भविष्य के अपराध को रोकने के लिए ऐसे कानून बनाएंगे। खास बात ध्यान रखना है कि ये केंद्र को भी अधिकार देता है और राज्य को भी अधिकार देता है, दोनों ऐसे कानून बना सकते हैं जो भविष्य के अपराध को रोकने से संबंधित होंगे। मौलिक अधिकार केंद्र का विषय है, लेकिन यहां पर राज्य भी उपस्थित है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है कि इस तरह के कानूनों को बना सके। अब आते हैं थोड़ा कि ऐसे कौन से कानून हैं जिसको बनाया गया है। कानून, थोड़े कानून की सूची को देख लेते हैं तो और क्लियर होगा। कानून की सूची है थोड़ी सी लंबी, कानून की सूची। तो जो कानून है, लॉ है, तो ये कई सारे लॉ है। हम लोग 2 पार्ट में इसको रख लेते हैं, ज्यादा डेट नहीं है, बस सिंपल नाम रख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कौन से कानून हैं और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून कौन से हैं। तो देखो केंद्र सरकार ने जिसे जैसे बनाया, तो सबसे पहले बनाया यूएपीए, बहुत पुराना कानून है, ये लगभग 1967 के आसपास ही बन गया था। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, और ये कानून आज भी चल रहा है, आज भी चलता है। इसी में बहुत सारे अपराधी जैसे शर्जील इमाम वगैरह है, उन सबको गिरफ्तार किया गया। यूपा, आतंकवादी का दर्जा इसी में से देते हैं। इसी तरह से अगला कानून हम देखते हैं तो ये था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 75-77 में आया इमरजेंसी के दौरान, और लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ऐसे लोगों को इसी में अरेस्ट किया गया था। तो लालू यादव के जिनके लगभग 9 बच्चे हैं, उनमें से एक बेटी है मीसा भारती, और उनका इसी समय में जन्म हुआ था, और उसी जन्म को उन्होंने एक्ट से जोड़ते हुए बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती, ऐसा कहा जाता है मीसा भारती। तो मीसा भारती इसी से जुड़े हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी तरह से अगला आया पोटा और पोटो।
पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऐसा था एक्ट, और पोटो पोटो। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट जो थे केंद्र सरकार ने समय समय पर बनाए ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आतंकवाद, आंतरिक अशांति, प्रदर्शन, इनको रोका जाए, इनको नियंत्रित किया जाए। राज्य सरकारें भी यहाँ पर काम कर रही हैं, और राज्य सरकारें ने का देखें तो एक बना यूपी कोका। यूपी कोका यूपी कोका तो यूपी कोका है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑन क्रिमिनल एक्टिविटी, यूपी कोका। इसी तरह से मकोका आया। मकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑन क्रिमिनल एक्टिविटी है, मकोका। इसी तरह से आया गुजकोका। गुजकोका। तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए ताकि क्या हो सके, तो ताकि जो यहां पर होने वाले अपराध हैं उन अपराधों को कम किया जा सके। बहुत हद तक सफलता मिली भी है। एनआईए वगैरह के आने से थोड़ा आतंकवादी घटनाएं कम हुई है, डर के मारे आतंकवादी खुद ही फट जा रहा है। तो चीजें बदली है थोड़ी सी, बट अभी भी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियर करके चलना है कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों को अधिकार है कि वो निवारक निरोध पर कानून बना सकता है। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे। ये दोनों प्रावधान, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पार्ट। कुछ संवैधानिक प्रावधानों को साथ में देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक प्रतिबंध। तो प्रावधान ही लेंगे कि संविधान कहता है कि आप कुछ भी बनाओ, यूपी कोका बनाओ, मजकोका बनाओ, गुजकोका बनाओ, जो करना है करो, लेकिन आपके निवारक निरोध की अधिकतम अवधि, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि जो भी होगा, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि होगी 3 मास। अवधि होगी 3 माह। 3 महीना आप नहीं बढ़ाओगे, 3 महीना से ज्यादा नहीं करोगे, अधिकतम अवधि। लेकिन ये अधिकतम स्वीकृत अवधि नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा बढ़ाना हो, मतलब अधिक अवधि बढ़ाना, 3 माह से अधिक, अगर 3 माह से अधिक की गिरफ्तारी चाहिए, से अधिक गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी के लिए सरकार को एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, एक न्यायाधिकरण बनाना पड़ेगा। और न्यायाधिकरण अगर मामले को देखती है कि ये कसाब जैसा आतंकवादी है, तो इसको रिलीज नहीं किया जाएगा। अगर उस पर सीरियस है आरोप, तो हो सकता है उसको बढ़ा दिया जाए। तो एक समिति बनेगी, और समिति की अनुशंसा के बाद समिति का गठन होगा। और इस समिति का अध्यक्ष खास है कि इस समिति का अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष, न्यायाधीश या उसके समकक्ष, मतलब उतनी योग्यता रखता हो, अध्यक्ष होगा। मतलब समिति का गठन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के या फिर उसके समकक्ष के द्वारा अध्यक्षता में होगा। तो मतलब ये शक्ति कार्यपालिका से छीन ली गई है कि आखिर कार्यपालिका इसको करेगी कि न्यायपालिका इसको देखेगी कि डिटेंशन कितना दिया जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायालय के समकक्ष, हाईकोर्ट के
न्यायाधीश के समकक्ष द्वारा अध्यक्षता, या न्यायाधीश खुद भी कर सकते हैं, न्यायाधीश या समकक्ष ऐसे के द्वारा अध्यक्षता, न्यायाधीश स्लैश समकक्ष के द्वारा, अब सही हो गया, के द्वारा अध्यक्षता होगी। अब क्वेश्चन ये है, ये हाईकोर्ट का वकील संघ के मामले में कैसे आ रहा है और हाईकोर्ट वाले वकील को ही क्यों लाए, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं लाए, किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं लाए जो सरकार का था। कुछ लॉजिक लग रहा है क्या कि हम आईएएस, आईपीएस, डीएम साहब, आईएएस ऑफिसर, मिनिस्टर साहब किसी को नहीं ला रहे हैं और ये हाईकोर्ट के जज को, हाईकोर्ट के जज या उनके समक्ष को उठा के ला रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ बताओ राहुल, क्या हो सकता है, क्या आप लोगों को लग रहा है? थोड़ा इस पे आर्टिकल भी देखेंगे। कोई लॉजिक ऐसा कि मान लो अगर सरकार ने ही जानबूझकर उसको किया है अरेस्ट, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञों को मार दिया गया है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है जहां पे सरकार ने ही चीजों को करा है या रखा है, तो भाई वो तो किसी हिसाब से सही नहीं होगा ना, सही नहीं होगा। और अगर सरकार को ही यह अधिकार दिया जाता कि आप जो है लंबे समय तक उसको रख सकते हो, तो अपनी मर्जी से वो बढ़ाते चले जाते, तो ये चीजें बहुत सामान्य हो जाती, ठीक है, बहुत सामान्य हो जाती। तो सरकार से ये शक्ति छीन ली गई है। और अब हाँ, यहां पे आ गया, ये देखो ये लाइन है जो हमें ध्यान रखना है। तो ये जो सलाहकार बोर्ड बनेगा, इसी की बात मैं कर रहा था कि जो सलाहकार बोर्ड बनेगा, वो सलाहकार बोर्ड तय करेगा कि भाई कितने लंबे समय तक अवधि होगी। तो संविधान में जो समय है वो खास है, यहां पर केवल 3 महीने का ही टाइम दिया गया है। ऐसे 3 महीना, हाँ पॉलिटिकल इशू से हो सकता है तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इस तरह से केवल 3 महीने का टाइम, और सलाहकार बोर्ड केवल यही दिखता है और उसी के द्वारा ये चीजें होंगी। चल आते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये निवारक निरोध काम करता है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इसकी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों समझते हैं, इसकी बुरी बातें और अच्छी बातें दोनों समझते हैं, इसका एक विश्लेषण करते हैं मेंस के लिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निवारक निरोध को देखते हैं और इसके पॉजिटिव या सकारात्मक पक्ष को देखें। सकारात्मक पक्ष क्या दिखते हैं और इसमें आलोचना क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, या इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट क्या दिखता है, क्या दिखता है, यहीं पे हम लोग इसको कर लेंगे। अगर सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो देखो ये एक ऐसा प्रावधान है जो हमें, व्यक्तियों को या समाज को भविष्य में घटित होने वाले अपराध से रोक बचाता है। भविष्य में घटित होने वाले अपराध से संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सही बात लग रही है। पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे तो कुल मिला के जो है अपराध होगा ही नहीं। दूसरी बात लेते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनाई जा सकती है और व्यक्ति भी सुरक्षित होगा। व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती है, साथ में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित होगा। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 21 बना रहेगा, कोई दिक्कत उस पर नहीं आएगी। अगेन
राष्ट्र की एकता और अखंडता, अगर इस तरह से अलगाववाद आए, आतंकवाद आए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो सारी चीजें भी अखंडता का संरक्षण हो सकता है इससे। और सबसे बड़ी बात कि सार्वजनिक संपत्ति भी इससे सुरक्षित रह सकती है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी हो सकती है। मान लो कोई बम बांध के गया और फूट जाए, तो बहुत सारी, इससे सांप्रदायिक दंगा भी रोका जा सकता है। तो कुल मिला के शांति और व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है अगर एक्टिवली इसको काम करे। देखो, डर नहीं होगा तो लोग काम करेंगे, जब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो कुल मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, देश प्रगति करेगा। और देश की प्रगति करने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया के किसी भी, विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में ये नहीं है। लोकतांत्रिक देश के संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है भाई। हिंसा से हम ही तो प्रभावित नहीं है, हिंसा से अमेरिका भी प्रभावित है। वहां तो 9/11 कर दिए, पूरा उसका ट्विन टावर उड़ा दिए थे, काइनेटिक एनर्जी से पूरा जहाज ही टकरा दिए। तो हम लोग तो, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अकेले हैं। फ्रांस में होते रहता है, ब्रिटेन में होता रहता है, उन लोगों ने तो नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने ऐसे क्यों कर दिया। दूसरा, ये यूनाइटेड नेशन के ये यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार से संबंधित प्रावधानों के विरुद्ध है। मानवाधिकार से संबंधित प्रावधानों के विरुद्ध है। प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि इस बीच में ना तो उसको वकील दिया जाएगा और ना ही 3 महीने तक में मजिस्ट्रेट से मिलवाया जाएगा। बस ये बता दिया जाएगा, वो भी मन करेगा तो, कि तुमको क्यों गिरफ्तार किए। तो ये तो मानवाधिकार के विरुद्ध भी हो गया। अगेन, ये राज्य को अनावश्यक रूप से अधिक शक्ति देता है, राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाता है, अधिक शक्तिशाली और निरंकुश बनाता है। 3 महीने तक तो किसी को, जैसे लालू यादव ने कुछ बोला, नीतीश कुमार ने कुछ बोला, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उनको मीसा में बंद कर दिया। तो जब इस तरह से अगर नेता जो हैं विरोधियों को चुप कराने लगेंगे तो क्या होगा देश का, लोकतंत्र के लिए तो वो सही नहीं होगा। तो चीजें तो सीधी सीधी बन रही हैं कि भाई ये तो बहुत सारा खराब चीज लेके आ रहा है। अगेन, कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, तो पूरे के पूरे मौलिक अधिकार के ये विरुद्ध है। तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं इसके विश्लेषण से, इसकी समालोचना से, इसके मूल्यांकन से। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको संविधान से हटा दिया जाए? क्वेश्चन यही है कि क्या इसको संविधान से हटा दिया जाए। पलड़ा दोनों तरफ, अच्छा भी है बुरा भी है। तो आंसर बड़ा क्लियर है कि देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ, करप्शन भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। या तो मान लो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका अगला पार्ट ले लेते हैं, अगला पार्ट ले लेते हैं कि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप मान लो इसका इतना कर लिए नोट, चलो करते चलो इसको। हाँ, बिल्कुल सही बात है
कि देखो सिक्के के दो पहलू हैं, थोड़ा मैं आगे लेके आऊं कि भाई ऐसा है कि एक विंडो को इमेजिन करते हैं। तो विंडो, घर में एक विंडो लेते हैं कि हमने घर में एक खिड़की लगवाई। तो खिड़की अगर लगवाई है तो विंडो, तो खिड़की लगवाई तो आप देखो खिड़की से कितना बढ़िया बाहर का नजारा दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा हवा आ रहा है। दोनों चीजें दिख रही हैं। बहुत सारी खिड़की निकाल लेते हैं, कोई आसपास गया तो उसको भी देख सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, बाहर के दृश्य भी दिख रहे हैं, अगेन ठंडी ठंडी हवाएं भी खा रहे हैं, और कुल मिलाकर इससे घर का माहौल भी खुशनुमा बन रहा है। सब चीजें हैं। लेकिन अगर हम कहें इससे बाहर से आने वाली बदबू भी तो आएगी, इससे जो है वो मच्छर भी तो आएंगे, कीड़े भी तो आएंगे, सब तो खिड़की से ही आएंगे ना। तो आप कितने अपने, इससे धूल भी आएगा, तो आप घर को कितना भी साफ कर लो, खिड़की तो आपको जीने नहीं देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कीड़े और धूल के आने से हम क्या करेंगे, खिड़की को हटा देंगे, दीवार भी बना लेंगे। तो ऐसी ही चीज है हमारा निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे लिए खिड़की की तरह है। जरूरत पड़ने पर हम अगर इसका यूज करें तो हमारे लिए सुरक्षा होगी, हमारे लिए एक तरह से कहो तो एक शांत वातावरण बनेगा, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और हमारा देश अच्छे से फिर चल पाएगा। तो वास्तव में भारत की स्थिति ऐसी है, निष्कर्ष का यहाँ पे पॉइंट जब भी लेंगे तो निष्कर्ष के पॉइंट पे जाएंगे कि वास्तव में क्या है कि भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत की स्थिति को देखते हुए यह एक अनिवार्य प्रावधान है जिसे लोग बुराई के रूप में देख रहे हैं। एक अनिवार्य प्रावधान है, अनिवार्य प्रावधान है जिसे लोग बुराई के रूप में देख रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां आतंकवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद जैसी चीजें, जैसे विध्वंसक गतिविधियां, गतिविधियां आए दिन घटित होती हैं, रोकने के लिए निवारक निरोध का प्रावधान, प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है। देखो अगर इसको ऐसे भी समझो, ये तो हमने अपना पूरा बना दिया और केस भी दे सकते हो कैसे। अभी लाल किला पर जब ये पूरा करो तो कभी कभी आजकल का नया पैटर्न ये आया है कि आप केस स्टडी को भी यूज कर सकते हो। केस स्टडी कि भाई डेट वेट याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, कि रिसेंटली अभी लाल किला के आसपास बम फटे हैं, मतलब आतंकवादी घटना हुई है, और अगर वहां पर यूएपीए नहीं होता तो फिर कुल मिलाकर हम काम ही नहीं कर पाते। तो चीजें क्या है कि देश की सुरक्षा, संरक्षण, ये सब के लिए हमें ऐसे प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। आप यही 4-5 चीजों के साथ चलोगे तो सीधा सीधा आंसर इसका मिलता चला जाएगा। ठीक है, टॉपिक आसान है, बस थोड़ा सा इस पे फोकस करके लिखना है। चलो चलते हैं हम लोग